Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है न्यूक्लिक एसिड्स, उनकी टाइप्स, स्ट्रक्चर और फंक्शंस। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं। न्यूक्लिक एसिड्स लीनियर चेन बायोपॉलीमर्स हैं। These are biological molecule. These are macromolecules which are made up of nucleotides, and nucleotides are a combination of nitrogen base, sugars and phosphate group. जो न्यूक्लिक एसिड्स का वर्ड है ये डीएनए और आरएनए दोनों के लिए यूज होता है। डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया था 1869 में फ्रेडरिक मीशर ने फ्रॉम वाइट ब्लड सेल्स, जिनको फेमसली पस सेल्स कहते हैं, और पस से इसने सेपरेट किया। पस इसने ऑब्टेन की थी फ्रॉम द डिस्कार्डेड सर्जिकल बैंडेज। इसने न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियन कहा, और न्यूक्लियन इसलिए कहा बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड को फर्दर प्योरीफाई किया कोसल ने, एल्बर्ट कोसल ने, और इसने नाइट्रोजन बेसेस को प्योर फॉर्म में सेपरेट किया। फाइनली आल्टमैन ने इनका नाम न्यूक्लिक एसिड्स रख दिया। न्यूक्लिक तो इसलिए कहा गया क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं, बिकॉज देयर नेचर इज एसिडिक, दैट्स व्हाई दे वर नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। और वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में न्यूक्लिक एसिड में से डीएनए की स्ट्रक्चर भी एस्टैब्लिश कर दी। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी इन्होंने एस्टैब्लिश कर दी वाया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। लोकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड में से डीएनए मेनली न्यूक्लियस में होता है, जबकि आरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और फिर साइटोसोल में भी होता है ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। जबकि आरएनए में मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए ये न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में मेनली होते हैं, और फिर जो राइबोसोमल आरएनए है ये राइबोसोम्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी राइबोसोम के साथ अटैच, मिलके राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है टू फॉर्म प्रोटीन्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, जबकि न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। यानी इसमें तीन इसके कंपोनेंट्स हैं। नाइट्रोजन बेस होगा, एक शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोस या राइबोस, कोई भी शुगर हो सकती है 5 कार्बन वाली, और फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। जबकि न्यूक्लियोसाइड में ये फास्फेट ग्रुप मिसिंग होता है। नाइट्रोजन बेसेस दो तरह की हैं, पायरेमेडीन्स और प्योरीन्स। प्योरीन में सिंगल रिंग होती है, जबकि पायरेमेडीन्स में 2 रिंग्स होती हैं, एक पायरेमेडीन टाइप रिंग और फिर प्योरीन्स में 2 रिंग्स होती हैं, एक पायरेमेडीन टाइप रिंग होती है और एक इमिडाजोल टाइप रिंग होती है। जो पायरेमेडीन्स हैं ये 3 तरह की हैं, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल, जबकि प्योरीन्स 2 तरह की हैं, एडेनिन और गुआनिन। अगर हम डीएनए की बात करें तो पायरेमेडीन लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जबकि जो प्योरीन्स हैं ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं क्योंकि ये डबल रिंग्ड होती हैं। अगर हम प्योरीन्स की स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। अगर आप एडेनिन की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 रिंग्स हैं हमारे पास, एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है, और रिंग्स में टोटल एटम 9 है। अगर आप रिंग्स, दोनों रिंग्स के एटम गिने तो टोटल 9 है, जिनमें से 2 कार्बन कॉमन है दोनों रिंग्स में। इसके अलावा रिंग्स में अनसैचुरेशन भी मौजूद है। और फिर नाइट्रोजन एटम, अगर रिंग्स वाले बात करें तो रिंग्स में हर रिंग में 2-2 नाइट्रोजन एटम भी मौजूद हैं, जो कि अल्टरनेट यानी 1-3 पोजीशन पर होते हैं, एक कार्बन दरमियान में आ जाता है। अगर आप दोनों रिंग्स में देखें तो ये 1-3 पे ही मौजूद हैं। एक अमाइनो ग्रुप भी 6 कार्बन पे मौजूद होता है। 6 अमाइनो, ये वाला जो अमाइनो ग्रुप है यही इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए भी इन्वॉल्व होता है। जब एडेनिन थायामीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाती है तो उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बनाता है। इसी तरह ये नेक्स्ट है हमारे पास गुआनिन। गुआनिन में भी 2 ही रिंग्स हैं, और एक 6 मेंबर्ड रिंग है, दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग में भी 2 नाइट्रोजन है, 5 मेंबर्ड रिंग में भी 2 नाइट्रोजन है,
और टोटल अगर हम नाइट्रोजन एटम गिने तो 4 बन जाएंगे रिंग्स में, और रिंग्स में टोटल एटम गिन लें तो वो 9 बन जाएंगे। इसमें भी अमाइनो ग्रुप मौजूद है, लेकिन ये अमाइनो ग्रुप पोजीशन जो 6 है उस पर मौजूद नहीं है, और जो 6 पोजीशन थी उस पर अब कार्बोनिल ग्रुप आ चुका है। कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर डिफरेंस है, अदरवाइज अमाइनो यहाँ भी है, सिर्फ पोजीशन का फर्क है। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया है, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एडेनिन में नहीं होता। अगर हम पायरेमेडीन्स की बात करें तो ये सिंगल रिंग्ड होती हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर है साइटोसिन की, तो साइटोसिन में देखें ये अनसैचुरेटेड रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है इसमें कार्बन के अलावा भी एटम मौजूद हैं। अब इसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन मौजूद हैं, बिल्कुल जैसे प्योरिन्स में थे, इसमें भी अल्टरनेट ही मौजूद हैं, 1 और 3 पोजीशंस पर मौजूद हैं। और फिर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और अमाइनो ग्रुप भी यहाँ पर इसमें मौजूद है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है ये 6 पे ही मौजूद है। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी हम देखेंगे भी नंबरिंग इनकी। साइटोसिन के बाद है थायामीन। थायामीन में अमाइनो ग्रुप की बजाय यहाँ पर कार्बोनिल होता है और एडिशनल एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है। तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप होता है, बाकी देखें यहाँ पर कार्बोनिल 2 नाइट्रोजन के दरमियान मौजूद है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन के दरमियान कार्बोनिल मौजूद है, और इसमें यहाँ पर अमाइनो नहीं है बल्कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप लगा है। और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर यहाँ कोई सब्सटीट्यूशन नहीं थी, साइड रिंग के बाहर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी आ गया है। अब ये अगर यूरासिल से फर्क देखें, यूरासिल थायामीन की जगह पर होता है आरएनए में, डीएनए में थायामीन होता है और आरएनए में यूरासिल। तो सिर्फ मिथाइल ग्रुप का फर्क है, बाकी सारी स्ट्रक्चर यही है। 2 कार्बोनिल मौजूद हैं अल्टरनेट, और दोनों नाइट्रोजन भी अल्टरनेट हैं। पाई बांड भी मौजूद है, पाई दोनों रिंग्स में हर चीज कॉमन है स्वाय इस मिथाइल ग्रुप के। तो यूरासिल और थायामीन जो है इनमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप में फर्क होता है। अगर हम मिथाइल की पोजीशन चेक कर लें तो 5 बनेगी, ये 1 2 3 4 और 5 पोजीशन। तो यूरासिल में 5 पोजीशन जो है वो उस पर मिथाइल नहीं होता, हाइड्रोजन होता है, जबकि थायामीन में 5 पोजीशन जो है 5 नंबर रिंग का जो एटम है वहां पर मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है। अगर हम डीएनए और आरएनए में शुगर्स की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है और आरएनए में राइबोज शुगर है। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों 5 मेंबर्ड जो 5 कार्बन शुगर्स हैं, दोनों में 5 कार्बन होते हैं। फर्क ये होता है कि इनकी जो रिंग होती है उसमें सेकंड कार्बन पर डीऑक्सी राइबोज में ऑक्सीजन नहीं होता, यानी यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है। क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन निकल गया, सिर्फ एच बच गया, इसी वजह से हम इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है, और 2 डीऑक्सी का मतलब है दूसरे कार्बन से निकला है। बाकी देखें इनकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप रिंग में मेंबर चेक कर लें तो दोनों में ही रिंग में 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी ये भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। 5 नंबर जो कार्बन है वो रिंग से बाहर है दोनों में। तो दोनों राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे 1 ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस है, बाकी दोनों का फार्मूला सेम है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है जिसमें हमने एडेनिन यूज किया है। अगर हम चेक करें कि ये शुगर के साथ एडेनिन किस नंबर वाले एटम से अटैच होता है, तो ये वाला नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और फिर उधर को जाएंगे रिंग में जिधर दूसरा हेट्रो एटम करीब है। तो ये 3 पे है दूसरा हेट्रो एटम, ये 4 पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये हमारे पास 5 पोजीशन बन जाएगी और फिर ये 6 पोजीशन बन जाएगी। ये हमारे पास 7 है और ये 8 है और ये हमारे पास पोजीशन 9 है। यानी ये जो एडेनिन है ये 9 वाली पोजीशन से, सॉरी नंबरिंग इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबरिंग ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ये वाला जो नाइट्रोजन है हमारे पास, सॉरी इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2, ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये हमारे पास 4 और ये 5 और ये 6 पे अमाइनो ग्रुप आना है। नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट करनी है। नंबरिंग हेट्रो एटम से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा जब भी रिंग के अंदर हेट्रो एटम आ जाए तो हम नंबरिंग के लिए उसको प्रेफर करते हैं। और फिर जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर हम नंबरिंग हेट्रो एटम से स्टार्ट करके उस तरफ को जाएंगे जिधर से दूसरा हेट्रो एटम करीब हो। अब ये 6 के बाद 7, ये 8 है और ये वाली पोजीशन 9 है। तो ये जो 9 नंबर एटम बनेगा रिंग में, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 2 रिंग्स हैं, दोनों रिंग्स में मिला के टोटल 9 एटम है रिंग के अंदर, जिसमें हमारे पास 5 कार्बन है और 4 नाइट्रोजन है।
तो ये 9 वाला जो नाइट्रोजन 9 पोजीशन पे मौजूद है ये अटैच होगा शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ। और फिर कार्बन नंबर 2 पे देखें OH नहीं है, तो इसका मतलब है ये डिऑक्सी राइबोज है, यानी ये DNA का न्यूक्लियोटाइड है। और फिर 2 के बाद 3 ये आ जाएगा 4, और फास्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 5 पे अटैच है यहाँ पर। तो ये एक तरफ से जो एडेनिन है वो कार्बन जो है उनका जो 2 रिंग्स हैं, और दोनों रिंग्स में जो 9 नंबर एटम बनता है IUPAC के नंबरिंग के मुताबिक, वो 9 नंबर जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन यहाँ पर कंडेंस करता है इसके OH के साथ, और यहाँ से निकल जाता है वाटर का मॉलिक्यूल जब ये कंडेंसेशन होती है। इसी तरह जब फास्फेट ग्रुप भी शुगर के साथ यहाँ से मिलेगा तो यहाँ पर भी कंडेंसेशन होगी, और यहाँ पर भी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इधर इस तरफ 5 कार्बन पे फास्फेट अटैच हो जाएगा, एस्टर लिंकेज बन गई है, और यहाँ पर हमारे पास 1 और 9 के दरमियान लिंकेज डेवलप हो गई है। तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, और ये न्यूक्लियोटाइड हमने एडेनिन के साथ बनाई है। याद रखिएगा जो प्योरीन्स होती हैं वो जो रिंग का नाइट्रोजन होगा 9 नंबर पोजीशन पे वहीं से अटैच होंगी। जो हमारे पास प्योरीन्स हैं वो 9 नंबर ही एटम से अटैच होती हैं। जैसा कि आप अगर एडेनिन के बाद गुआनिन को देख लें, और यहाँ से भी अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास 9 नंबर ही बनेगी पोजीशन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग इस नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, तो जब ये पूरी रिंग करेंगे तो ये वाला 6 बन जाएगा, और उसके बाद ये 7, 8 और ये 9 बन जाएगा। तो ये भी 9 पोजीशन से ही शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा, और ये 5 के साथ अटैच हो जाएगा। ये दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन है, दोनों जगह से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर हम प्योरीन्स की बजाय पायरेमेडीन्स की बात करें तो पायरेमेडीन्स जो हैं ये वो कार्बन नंबर जो रिंग का नाइट्रोजन होता है नंबर 1 पे उसके साथ अटैच हो जाती हैं। ये जो है ये हमारे पास रिंग का नाइट्रोजन नंबर 1 है, ये हमारे पास यूरासिल है, ये हमारे पास शुगर है, ये फास्फेट ग्रुप है। यूरासिल जो है ये RNA में होता है, यही वजह है यहाँ पर शुगर राइबोज है, उसके कार्बन नंबर 2 पे OH मौजूद है। अगर हम इसकी भी नंबरिंग कर लें तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 जो है रिंग में टोटल एटम हो गए, जिसमें 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है। जो नाइट्रोजन नंबर 1 है वो अटैच हो जाएगा शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ, और यहाँ से निकल जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास H होता है और कार्बन जो शुगर का है उसके पास OH होता है। इसी तरह ये राइबोज है, क्योंकि यहाँ पर पेंटोज शुगर में OH मौजूद है, तो ये RNA होगा क्योंकि राइबोज है। ये 2, 3 हो जाएगा कार्बन नंबर, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 पे भी एस्टर लिंकेज डेवलप हो गया है। एक तरफ हमारे पास फास्फोरिक एसिड है जो कि पोलर है, और दूसरी तरफ हमारे पास शुगर का जो है OH ग्रुप है, तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक जो है न्यूक्लियोटाइड बन गई है जो कि हमने पायरेमेडीन से बनाई है। बाकी पायरेमेडीन्स भी इसी तरह बनाएंगी। अगर हम यहाँ पर यूरासिल की बजाय थायामीन यूज़ करेंगे तो थायामीन में क्या होगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है, थायामीन में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है। लेकिन जब आप थायामीन यूज़ करेंगे तो फिर ये जो शुगर का कार्बन नंबर 2 है यहाँ से ऑक्सीजन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि थायामीन होता है DNA में, और DNA में शुगर होती है डिऑक्सी राइबोज। तो इस तरह से ये हमारे पास पायरेमेडीन्स अटैच हो जाएंगी शुगर के साथ, और पायरेमेडीन जो होती हैं वो नाइट्रोजन नंबर 1 से, जबकि प्योरीन जो होती हैं वो नाइट्रोजन नंबर 9 से अटैच होती हैं शुगर्स के साथ। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA है हमारे पास। DNA में नाइट्रोजन बेसेस, ये हमारे पास नाइट्रोजन बेसेस हैं एडेनिन और गुआनिन, ये वाली हमारे पास थायामीन और साइटोसिन है। अगर आप एडेनिन गुआनिन को देखें तो ये डबल रिंग्ड है, रिंग के अंदर टोटल 9 एटम है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 कार्बन कॉमन है जिसकी वजह से टोटल एटम बनेंगे 9, जिसमें 4 नाइट्रोजन एटम होंगे और 5 कार्बन एटम होंगे। सेम यहाँ गुआनिन में भी यही होगा। फर्क क्या है दोनों की स्ट्रक्चर में, यहाँ अमाइनो ग्रुप 6 पे है तो यहाँ अमाइनो ग्रुप जो है वो चेंज होके 2 पोजीशन पे शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है 6 पे, जबकि यहाँ पर अमाइनो है। अगर हम थायामीन और साइटोसिन की स्ट्रक्चर्स को देखें तो दोनों में अल्टरनेट नाइट्रोजन है, रिंग वाले नाइट्रोजन दोनों अल्टरनेट हैं और दरमियान में कार्बोनिल है। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी है 5 पोजीशन पे, और फिर एक एक्स्ट्रा कार्बोनिल भी है, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बोनिल है,
यहाँ कार्बोनिल की बजाय अमाइनो ग्रुप मौजूद है और मिथाइल भी मिसिंग है, तो ये इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम इसमें कंप्लीमेंट्री बेसिस देखें तो कंप्लीमेंट्री बेसिस एडेनिन और थायामीन है, यानी डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं, एक का एडेनिन दूसरे के थायामीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो कार्बन नंबर जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है थायामीन, थायामीन पायरेमेडीन है, तो ये इसका जो है एटम नंबर 3 बनेगा। इसमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ शुगर अटैच है, ये 1 2 और 3, इसका मतलब है इसका 3 और 4 वाला कार्बन जो है उन पर जो एटम है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, ये वाली जो हमारे पास है शुगर है, इसमें ये 6 पर अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, तो ये 1 होगा, ये 1 और 3, यानी एडेनिन या प्योरिन्स का जो 1 वाला नाइट्रोजन है और पायरेमिडीन्स का 3 वाला नाइट्रोजन का H जो है आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह जो 6 पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है, ये 6 पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है एडेनिन में, ये अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। जो थायामीन है हमारे पास है, थायामीन का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन के साथ। अब देखें यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको पता है हाइड्रोजन एटम का या तो फ्लोरीन के साथ अटैच होना, फ्लोरीन के साथ अगर अटैच नहीं है तो ऑक्सीजन के साथ हो, और अगर ऑक्सीजन के साथ भी नहीं है तो फिर नाइट्रोजन के साथ हो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास गुआनिन और साइटोसिन है, इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अगर हम इनकी पोजीशन चेक करें, ये 1 2 3 और ये वाला हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये 2 वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर 2 पे अमाइनो ग्रुप है, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, दिस इज 3 4 5 और ये 6 पे कार्बोनिल है। तो यहाँ देखें ये जो 2 पे कार्बोनिल है वो इधर से अमाइनो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसका जो 1 वाला नाइट्रोजन एटम है उसके साथ हाइड्रोजन है, इसके 3 वाले के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एक और हाइड्रोजन बॉन्ड, और इधर से फिर ये जो अमाइनो ग्रुप है इसके कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। आप चेक कर लें, इसके अलावा यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते। और यही वो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 बनते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बनते हैं। यही वो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो डीएनए को उसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनते तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ना बनती, जैसा कि आरएनए में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो उसकी स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए का बैकबोन। डीएनए का बैकबोन क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो हम इसमें अटैच करवा लेते हैं न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस, और फिर न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप है और फिर शुगर है। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट कर लें इसकी, सिर्फ एंड चेक करने के लिए कि 5 और 3 एंड आपस में इसमें मौजूद होते हैं, तो ये फास्फेट ग्रुप 5 पे अटैच होता है, ये कार्बन नंबर 4 है और ये कार्बन नंबर 3 है। अब देखें ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड थी, ये वाली एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बन रही है जिसमें एक शुगर है, दूसरा जो हमारे पास शुगर के साथ है ये नाइट्रोजन बेस है साइटोसिन, और ये वाला फास्फेट ग्रुप है। अब ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ कार्बन नंबर 3 से अटैच होगी। जो कार्बन नंबर 3 पर OH है वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया और ये कार्बन नंबर 5 पर अटैच हो गया, यानी ये 3 to 5 चल रही है, 3 5 है, ये वाला कार्बन फिर 3 है, यहाँ पर एक और, ये हमारे पास एक और नाइट्रोजन बेस यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आ गई है, सॉरी ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड हो गई हैं, एक गुआनिन वाली और एक साइटोसिन वाली। अब फिर ये 3 और 5 कार्बन से लिंक करके एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड अप हो जाएगी और ये एडेनिन से है, और लास्ट में देखें ये वाला जो कार्बन है ये 3 है और ये वाला कार्बन 5 है, और लास्ट में इस एंड पे 3 बच गया, इस एंड पे लास्ट में 5 बचा पड़ा है और इस एंड पे 3 बचा पड़ा है। तो ये इसकी बैकबोन है एक्चुअली डीएनए की। अब इस बैकबोन में देखें जो बाहर वाली साइड है ये सारे फास्फेट ग्रुप हैं, और फास्फेट ग्रुप जो हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी ये वाटर लविंग होते हैं, पोलर ग्रुप हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल इसी वजह से है क्योंकि इन फास्फेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस फास्फेट ग्रुप को यहाँ से हाइड्रोलाइज करवाना बहुत मुश्किल है, अगरचे जो एस्टर लिंकेज होती है ये डाई एस्टर लिंकेज बन गई है, एक एस्टर बॉन्ड इस तरफ को बना है और दूसरा इस साइड से,
तो ये डाई एस्टर लिंकेज है, यहाँ से हाइड्रोलाइज हो सकता है, लेकिन चूंकि न्यूक्लियोफाइल या बेस जिसने हाइड्रोलाइज करना है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पर ये दोनों ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट होता रहेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो है ये अटैक नहीं कर सकता, और जो डीएनए का फास्फोडाइएस्टर लिंकेज है ये बड़ा स्टेबल है, इन नेगेटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर पॉसिबल नहीं है नेगेटिवली चार्ज स्पीशी का। दूसरी डीएनए की स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी की वजह है वो इसके 5 कार ये जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन पर यहाँ पर OH ग्रुप का ना होना है। 2 कार्बन पर चूंकि OH ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी इसका हाइड्रोलिसिस मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ से OH निकल गया है, वरना उसको प्रोटोनेट करके हाइड्रोलाइज किया जा सकता था या अटैक करके भी निकाला जा सकता था। तो ये डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल इस वजह से है कि एक तो इसका फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बड़ा स्टेबल है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उसको हाइड्रोलाइज करवाना मुश्किल काम है, और दूसरा इसकी कार्बन नंबर 2 पे OH भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट जब इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगी, ये फास्फेट ग्रुप जो है ये वाला इसका जो है ये बैकबोन बनेगी। ये बैकबोन में क्या आएगा, फास्फेट है, फास्फेट के साथ शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, ये इसका बैकबोन बन जाएगा। ये जो अंदर वाली साइड पे जो इसके जो अंदर वाली साइड पे नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप हैं, इसी वजह से ये अंदर वाली साइड पे हैं, बाहर वाली साइड पे हाइड्रोफिलिक है और अंदर वाली साइड पे हाइड्रोफोबिक ग्रुप मौजूद हैं। ये जो दूसरी साइड चेन होगी, जो दूसरी हमारे पास जो स्ट्रैंड होगी, उस स्ट्रैंड के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और उसके फास्फेट ग्रुप भी बाहर वाली साइड पे आ जाएंगे। जैसा कि ये हमारे पास देखें ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, ये देखें ये 5 एंड है, 5 एंड से शुरू होगा, ये 5 वाला जो फास्फेट मौजूद है ये 3 है, और फिर ये देखें 5 है, 3 है, 5 है और ये 3 है। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये एंड 5 पे फास्फेट ग्रुप मौजूद है ये वाला, और इस साइड पे देखें तो ये कार्बन नंबर 3 वाला जो एंड है, तो ये 5 एंड है, ये 3 एंड है। अब ये 5 to 3 चलती हैं, ये दूसरी जो है इसकी एंटी पैरेलल होगी, इसमें ये वाला 5 एंड है और ये वाला 3 एंड है, तो ये 5 to 3 ये इस तरफ को है, तो ये उसके एंटी पैरेलल आएगी। 5 to 3 दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। अब अगर दरमियान में हम हाइड्रोजन बांड देख लें तो थायामीन और एडेनिन के दरमियान ये 2 हाइड्रोजन बांड बन गए हैं, जबकि गुआनिन साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बांड बन गए हैं। ये हमारे पास शुगर है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज फास्फेट, डीऑक्सीराइबोज फास्फेट, डीऑक्सीराइबोज फास्फेट। फास्फेट ग्रुप देखिए 5 और 3 पे लगे हुए हैं। 3 जो 3 वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस पर भी फास्फेट ग्रुप लगते जाते हैं और 5 पर भी फास्फेट ग्रुप लगते जाते हैं, और इस तरह जो है इसका जो ये बैकबोन स्ट्रक्चर बनती जाती है ये वाली, जिसमें फास्फेट ग्रुप और शुगर जाती हैं और दरमियान में ये नाइट्रोजन बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए की स्ट्रक्चर को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगर हम डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देख लें तो ये डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये इसका एक्सेस है, ये एक्सेस है, समझे ये एक स्टिक है जिसके इर्द गिर्द इनको रैप किया गया है, लपेट दिया गया है, और ये दरमियान में जो है ये जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी के वो दरमियान में जो स्टिक्स होते हैं लैडर के सीढ़ी के, ये वो वाली स्टिक्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो उसको स्टेबल करके रखे हुए हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, जैसे सीढ़ी में दरमियान में डंडे ना हों तो वो क्लैप्स कर जाएगी, इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ना हो नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान तो डीएनए की स्ट्रक्चर भी क्लैप्स कर जाएगी, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होगी। अब अगर इसमें आप एंड चेक कर लें तो इसमें भी ये देखें ये 5 वाला एंड है और ये 3 वाला एंड है, यानी ये जो स्टैंड जा रही है ये 5 to 3 जा रही है और ये वाली जो है ये 5 to 3 इस तरफ को आ रही है, यानी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। अब इसमें अगर हम ग्रूव्स चेक कर लें यानी डिस्टेंस चेक कर लें जो हमारे पास स्टैंड्स हैं इनके दरमियान, तो अगर हम सिर्फ एक टर्न को देखें तो एक टर्न के दरमियान ये एक टर्न, ये अगर इसको देखें तो ये एक टर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न बनेगी जैसा कि ये शो करवाई हुई है, तो इसका जो डिस्टेंस है ये 34 डिग्री एंगस्ट्रम बनता है और इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। अगर दो के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे तो 3.4 डिग्री एंगस्ट्रम बन जाएगा 10 पे डिवाइड करके। ये टोटल 34 कैसे बनता है, एक्चुअली इसमें दो तरह के डिस्टेंस होते हैं, इसको कहते हैं माइनर ग्रूव, ये वाला जो है दिस इज माइनर ग्रूव, और माइनर ग्रूव जो होता है वो 12 डिग्री एंगस्ट्रम होता है, जबकि ये वाला जो नीचे वाला बड़े वाला है दिस इज मेजर ग्रूव, तो मेजर ग्रूव जो होता है वो 22 डिग्री एंगस्ट्रम होता है। और मेजर और माइनर ये 12 + 22, जब मेजर और माइनर को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 34 डिग्री एंगस्ट्रम।
तो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो एक टर्न है, एक टर्न के दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो 34 डिग्री एंगस्ट्रम होता है। और इसी तरह अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस चेक कर लें, डायमीटर चेक कर लें डीएनए का, एक स्टैंड का दूसरी स्टैंड से ये जो डायमीटर है ये 20 डिग्री एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ डीएनए। हमारे पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग दी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस को, यानी ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है और जनरेशन टू जनरेशन इसको ट्रांसफर करता रहता है। जनरेशन फ्रॉम वन सेल टू इट्स डॉटर सेल्स और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब जो डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस का सीक्वेंस है और न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, इसमें चेंज आ सकती है और चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। और ये डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस और नई न्यू जो स्पीशीज बनती हैं वो इस म्यूटेशन की वजह से ही बनती हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द सेल्स थ्रू आरएनएज एंड आरएनए डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए डायरेक्टेड जो है आरएनए डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें शुगर राइबोज होती है, इसका मतलब है सेकंड कार्बन पे OH मौजूद होगा। नाइट्रोजन बेसिस 4 तरह के हैं, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। थायामीन यहाँ नहीं होता, उसकी जगह पर यूरासिल मौजूद होता है। ये इसका जो है हमारे पास है बेसिक जो इसकी बैकबोन है वो है। इसमें चेक करें, ये वाला फास्फेट ग्रुप है, ये हमारे पास शुगर है, फास्फेट ग्रुप 5 पे लगा हुआ है। शुगर फिर एक फास्फेट ग्रुप जो है शुगर के 3 कार्बन पे लगा हुआ है। तो बिल्कुल जैसे डीएनए में होता है वैसे ही है, एक 5 है, 3 है, 5 है, 3 है और इस तरह से अटैच होके ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। ये हमारे पास बन जाएंगी नाइट्रोजन बेसेस, और ये नाइट्रोजन बेसेस चूंकि सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो ये किसी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती। ये देखें, ये इसमें जो हमारे पास स्केलेटन है, अगर आप बैकबोन में कार्बन चेक कर लें तो ये वाला बनेगा कार्बन नंबर 5 जिसपे फास्फेट ग्रुप है, दिस इज 4, दिस इज 3। तो इसका मतलब है 3 और 5 बिल्कुल जैसे डीएनए में हुआ था, यहाँ पर भी फास्फेट ग्रुप 3 और 5 पे लगे हुए हैं। दूसरे कार्बन पर OH का मौजूद होना ये बताता है कि ये राइबोज है। ये साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और ये यूरासिल से भी कन्फर्म हो रहा है कि दिस इज द बैकबोन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब देखें ये 3 है तो ये फिर 5 आ जाएगा, इसी तरह से फिर ये रिंग का 3 पे फास्फेट और ये 5 है, इसी तरह ये 3 है और ये 5 है और लास्ट में 3 है, यानी ये 5 to 3 एंड चल रहा है। इस तरफ 5 है और इस तरफ को ये 3 है, 5 to 3 एंड। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर है इतनी स्टेबल नहीं है, इसकी लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती। और दूसरा इसका जो OH मौजूद है, सेकंड कार्बन पर OH मौजूद है, उसकी वजह से इसका हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है। इसके हाइड्रोलिसिस की वजह से भी इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आरएनए में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लें तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायामीन है, जबकि आरएनए की ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरासिल है। अब इसमें देखें, इसमें भी ये बेस पेयर मौजूद हैं, इसमें भी बेस तो मौजूद हैं लेकिन पेयर्स की शक्ल में नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। न्यूक्लियोटाइड्स दोनों में मौजूद हैं, 5 to 3 और 3 to 5 एंड चल रहा होता है। इसमें 2 होती हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है, एक 5 to 3 चल रहा होता है, दूसरी साइड से 5 to 3, यानी दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, 5 के सामने 3 आएगा। ये हमारे पास इसमें जो शुगर होगी दैट विल बी राइबोज, इसमें जो शुगर होगी दैट विल बी डीऑक्सीराइबोज। इसकी जो बैकबोन स्ट्रक्चर है उसमें डीऑक्सीराइबोज और फास्फेट ग्रुप हैं, फास्फेट डीऑक्सीराइबोज, फास्फेट डीऑक्सीराइबोज, फास्फेट डीऑक्सीराइबोज। और ये फास्फेट ग्रुप बाहर वाली साइड पे होते हैं जो इसको वाटर के साथ इसकी इंटरेक्शन डेवलप करके एक्वस मीडिया को में इसको स्टेबल बनाते हैं। इसमें भी देखें राइबोज और फास्फेट ग्रुप, ये जो इसकी जो मेन बैकबोन है ये राइबोज और फास्फेट ग्रुप हैं और ये नाइट्रोजन बेसेस मौजूद हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। लास्ट में है टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 तरह के आरएनए होते हैं। मैसेंजर आरएनए, इनका काम होता है मैसेज को कैरी करना। कि कौन सा मैसेज है? फॉर द मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाने का। कहाँ से मैसेज कैरी करते हैं? फ्रॉम डीएनए से, और डिलीवर इट टू द साइट ऑफ ट्रांसलेशन, और वहां ले जाते हैं जहां प्रोटीन बननी होती है यानी राइबोसोम पर। इट इज अ कंप्लीमेंट्री कॉपी ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए की कंप्लीमेंट्री कॉपी सेपरेट होकर आरएनए बनता है।
और ये आरएनए इट इज रेड इन ट्रिपलेट्स कॉल्ड कोडॉन्स, यानी इसमें ये ट्रिपलेट्स में रेड होता है, इसको रीड किया जाता है, जिनको कोडॉन्स कहते हैं। अब ये जब मैसेज लेके पहुंच जाता है जहां पर ट्रांसलेशन होती है उस जगह पर, ये वाला दिस इज मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए ये मैसेज को कैरी करता है और ये मैसेज लेके पहुंच जाता है जो राइबोसोम है वहां पर जहां ट्रांसलेशन होनी है। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को कैरी करता है, जिस अमाइनो एसिड का जो मैसेज आया होता है, जिसका मैसेज डिलीवर हुआ होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन आई होती है, ये उसको लेकर राइबोसोम पर पहुंच जाता है। वहां पर ये दोनों मिलकर असेंबल होकर प्रोटीन्स बनाते हैं। यानी मैसेंजर आरएनए का काम मैसेज लेके आना कि प्रोटीन बनानी है, ये उस प्रोटीन के लिए ट्रांसफर आरएनए जो है ये अमाइनो एसिड सप्लाई करता है ताकि प्रोटीन बन जाए। और ये भी दे हैव 3 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस दैट इज कंप्लीमेंट्री टू मैसेंजर आरएनए कोडॉन। इसका जो मैसेंजर आरएनए का ये जो हमारे पास कोडॉन होता है, ये ट्रिपलेट जो होती है कोडॉन होता है, इसमें इसका एंटी कोडॉन होता है तीनों का। और लास्ट में राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए ये आरएनए राइबोसोम के साथ मिल जाता है, उसकी स्ट्रक्चर का पार्ट बन के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, मैसेज कैरी करेगा। ये हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है जो कि जो अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होगा उसको ट्रांसफर करेगा। और ये हमारे पास राइबोसोम है जिसमें राइबोसोमल आरएनए उसकी स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा डीएनए, आरएनए, उनकी स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच।